हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल औरम स्मार्ट क्लासेस एंड औरम एडुकेटर के एप्लीकेशन पर। स्टूडेंट, आज हम इसमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि चैप्टर है 6 क्लास की भूगोल का चैप्टर नंबर 2 वो 3। ठीक है, इससे पहले 2 चैप्टर ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। जिस बच्चे ने भी वो 2 चैप्टर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप दोनों चैप्टर को देख के आइए। उसी के बाद में फिर आपको ये तीसरा चैप्टर समझ में आने वाला है। क्यों आने वाला है? क्योंकि मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स हैं आपके वो एक दूसरे चैप्टर से रिलेटेड है। तो वैसे ही दोनों चैप्टर इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, क्योंकि उसमें हमने पृथ्वी की सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि जो पृथ्वी की गतियां हैं, मतलब पृथ्वी किस तरीके से घूमती है, कहाँ कहाँ पर घूमती है और कौन सी गति को क्या क्या कहा जाता है और उन गतियों का हमारे मौसम पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी की 2 गति होती है, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। अब आप ये बोलेंगे कि सर घूर्णन गति किसे कहते हैं और परिकीर्णन गति किसे कहते हैं? परिक्रमण बोल सकते हैं, परिक्रमण। तो जो परिक्रमण और घूर्णन, अब मैं आपको देखिए एक एग्जांपल देता हूं। आप ये हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं कि आप हो, तो आपको बोला जाए कि आप अपने ही जगह खड़े होकर क्या करा जाए, आप घूमते रहो। मतलब आप क्या करो, घूमते रहो अपने ही जगह पर खड़े होकर, क्या करो, घूमते रहो। आपको जगह चेंज नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहीं खड़े रहना है और यहाँ खड़े होकर आपको क्या करना है, घूमना है। चाहे आप राइट की तरफ को घूमें, चाहे आप लेफ्ट की तरफ को घूमें। तो देखिए आप एक ही जगह खड़े होकर घूम रहे हैं। तो ये जो आप एक जगह खड़े होकर घूम रहे हैं, तो इस गति को बोला जाता है घूर्णन गति। यानी जब आप अपने ही जगह पर खड़े होकर घूमते हैं तो उस गति को बोलते हैं घूर्णन गति। अब मैं बोलूं कि यहाँ पर कुछ चीजें रखी हुई है, मतलब यहाँ पर हमने बोला कि यहाँ पर एक कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ है और आपको क्या करना है, इसके चारों तरफ घूमना है। क्या करना है, इसके चारों तरफ आपको घूमना है। तो जब इसको आप चारों तरफ घूमेंगे और आपसे बोला जाए कि आप क्या करना है, आप अपनी जगह पर भी घूमेंगे और इसके चारों ओर भी चक्कर काटेंगे। आपको क्या बोल रहा है कि आप अपनी जगह तो घूमेंगे, मतलब ये वाली जो गति आप कर रहे हैं ये तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपको अब इसके चारों तरफ भी घूमना है। जब आप इसके चारों तरफ घूमेंगे तो ये वाली गति आपके क्या कहलाती है, परिक्रमण गति। परिक्रमण, ये कर्मण गति। ठीक है, ये आपको क्या कहलाती है, परिक्रमण गति कहलाती है। तो अब समझ में आया कि पृथ्वी की 2 गति हैं। पृथ्वी एक तो अपनी जगह पर भी घूमती है और दूसरा उस सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। अब हम ये देखते हैं कि इन गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं और को क्या क्या होते हैं। देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो इसको घूर्णन गति कहते हैं। सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में, यानी कि इसी कक्ष में आपको क्या करना है, एक निर्धारित पाथ दे दिया है, एक रास्ता दे दिया है, आपको इसी पर ही घूमना है। तो ये गति पर जब पृथ्वी घूमती है तो इस गति को बोलते हैं परिक्रमण गति। यानी कि परिक्रमा करना, बोलते हैं ना कि गोवर्धन की परिक्रमा करने जा रहे हैं या फिर किसी मंदिर की परिक्रमा। परिक्रमा मतलब जब आप किसी चीज के चक्कर काटते हो। तो जब आप किसी चीज के चक्कर काटते हो उसे बोलते हैं परिक्रमण गति। जब अपनी ही जगह पर घूमते हो, किसी चीज के चक्कर नहीं काटते, तो उसे बोलते हैं घूर्णन गति। बोलते हैं ना चक्कर आ रहे हैं तो घूर्णन आ रहे हैं, मतलब चक्करों को बोलते हैं घूर्णन। तो चक्कर कैसे आते हैं, गोल गोल आते हैं। तो उसी तरीके से इसको बोला जाता है। समझ में आया? पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, मतलब पृथ्वी का जो अक्ष है, मतलब जिस पर ये पृथ्वी यहाँ पर ये घूमती है, तो ये काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री यानी कि 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहा जाता है। मतलब जिस डिग्री पर ये कोण बनाती है और समतल रेखा पर बनाती है, तो इस कक्षीय सतह को क्या बोलते हैं, हम कक्षीय समतल बोलते हैं। समझ में आया? तो इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल बोला जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षीय समतल बोलते हैं। पृथ्वी सूर्य के प्रकाश क्या करती है, सूर्य से क्या करती है, प्रकाश प्राप्त करती है, उससे रोशनी लेती है, उससे ऊर्जा लेती है। पृथ्वी का आकार गोल, मतलब क्या है, गोल गोले के समान होता है। मतलब जो गोल एक गोला होता है उसके समान होता है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी पड़ती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है जबकि दूसरे भाग में रात होती है।
अब देखो मैं इसको आपको है ना एक डायग्राम बना के और फिर उसके बाद समझाता हूँ आपको। मैं यहीं पे ही बता देता हूँ कि मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा सूरज है, ठीक है, ये क्या है, सूरज है, और ये क्या है, यहाँ पर ये पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है। हम मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी कहाँ है, हमारी पृथ्वी है ये, ठीक है, ये हमारी क्या है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए ये हमारी क्या है, ये पृथ्वी है। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपका सूरज है तो इसके ऊपर रोशनी पड़ रही है, तो अब मुझे बताइए जिसके ऊपर रोशनी पड़ेगी वो वाला हिस्सा कैसा हो जाएगा, जिस पर रोशनी पड़ेगी वो वाला हिस्सा आपका हो जाएगा दिन वाला हिस्सा, कि भाई जिस पर रोशनी पड़ रही है वो वाला हिस्सा दिन वाला हो जाएगा, यानी कि इस लाइन के इधर वाला हिस्सा दिन हो जाएगा और लाइन के इधर वाले हिस्से पर क्या होगी, रात होगी। तो देखिए ये वाला हिस्सा कैसा होगा, दिन वाला होगा, और ये वाला हिस्सा रात वाला होगा। तो जो सूरज के सामने होता है वो कौन सा हिस्सा होता है, जिसमें दिन होता है, और जो सूरज की उसके पीछे होता है जिस पर रोशनी नहीं पड़ती उस पर क्या होता है, रात होती है। समझ में आया। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रदीप्ति व्रत किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जिस जिस व्रत पर पृथ्वी घूमते हुए दिन और रात बनाती है उस व्रत को क्या बोलते हैं, प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। यह व्रत कक्ष के साथ नहीं मिलता, जैसे कि अगर हम चित्र में देखें 3.2 आपके बुक का चित्र होगा, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें क्या है लिखा हुआ है कि उसमें दिखा रखा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या करती है, चारों तरफ चक्कर लगाती है और 24 घंटे समय लेती है अपने समय पर घूमने के लिए। तो अब यहाँ से देखिए दो चीज आ गई, पृथ्वी जब सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, किसके, सूरज के जब चारों ओर चक्कर लगाती है तो ये 365 दिन में लगाती है, ठीक है, 365 दिन में लगाती है। लेकिन जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं तो उसको वो 24 घंटे में लगा देती है। आपने देखा होगा ना 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें दिन भी होता है और उसमें रात भी होता है। तो ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है, जो घूर्णन गति होती है, जिसकी वजह से हम क्या कहते हैं, दिन और रात होता है। तो हम इसको और अच्छे तरीके से आगे देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको एक कुछ वीडियो दिखाई दे रही होगी, ये घूमते हुए आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक नॉर्मल पृथ्वी का गोला है। तो अब देखिए ये पृथ्वी का कक्षीय समतल है, यहाँ पर देखिए कक्षीय समतल ग्रह है, तो और ये पृथ्वी का कक्षीय समतल लंब है। जब ये लंब पड़ता है और ये एक एंगल बनाती है 66 66.5 का एंगल, यानी कि यहाँ पर इतने 66 डिग्री पर पृथ्वी क्या होती है, झुकी हुई होती है ना। तो पृथ्वी का ये वाला एंगल कितने डिग्री पर बनता है, झुका हुआ 66.5 पर। लेकिन पृथ्वी का जो झुकाव है, पूरी पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री पर झुकाव है। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाली जो पृथ्वी है ये घूर्णन गति के कारण दिन रात होते हैं, लेकिन परिकीर्णन गति है ये। आप देखिए पृथ्वी देखिए यहाँ पर भी अपने अक्ष पर घूमती जा रही है और वैसे भी घूमती जा रही है। आप इसको देखिए कि जिस हिस्से पर क्या कर रही है पृथ्वी, देखिए यहाँ से ये घूमती भी जा रही है ना। तो जब ये घूम रही है तो जो भी सूरज के सामने वाला हिस्सा आ रहा है उस पर दिन होता जा रहा है, और जो उसके बैक साइड में है उस पर क्या हो रहा है, रात हो रही है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती भी जा रही है इस तरीके से, और सूरज के चारों ओर भी इस तरीके से घूमती है। तो अब देखिए इसका दूरी वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सर्दियां होती हैं, जब सर्दियों का समय आता है। अब धीरे धीरे यहाँ पर हम लोग कहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर हैं। तो धीरे धीरे हम लोग कहाँ पर पहुंचेंगे, अभी कुछ समय पहले हम यहाँ पर थे, यानी कि बिल्कुल बहुत तेज गर्मियां हो रही थी, लेकिन अब हम क्या है इस वाले एरिया में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर क्या है, सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही है, फिर सर्दियां हम यहाँ पर पड़ जाएंगे। तो ये दिसंबर और जनवरी का महीना जो होगा वो ये वाला महीना होगा, उसके बाद में फिर धीरे धीरे गर्मी आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मौसम क्या होता है, ये परिकीर्णन गति है, और अपने अक्ष पर घूमना ये क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। ये पृथ्वी का झुकाव है 66.5 डिग्री की ओर को। यहाँ समझ में आ गया, आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि क्या आप जानते हैं कि प्राचीन समय में जो भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट जी थे, उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, यानी कि घूर्णन करती है। तो पहले बताने वाले व्यक्ति कौन है, तो आर्यभट्ट जी हैं, जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और वो क्या करती है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा, आप जान सकते हैं कि दिन और रात, जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ेगी उस हिस्से में क्या हो जाएगा, दिन रहेगा हमेशा, और जिस हिस्से में क्या होगा उसकी रोशनी नहीं जाएगी उस हिस्से में हमेशा रात रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपको पता चल गया, पृथ्वी के आधे भाग में हमेशा क्या होगा, दिन रहेगा, और
गर्मी रहेगी, दूसरे भाग में अंधेरा रहेगा और वहां पर हमेशा ठंड रहेगी। तो ये अवस्था क्या हो जाएगा, जीवन को असंभव बना देगी। तो आपको पता चल गया कि अगर घूर्णन गति नहीं करेगी तो पृथ्वी क्या होगा। समझ में आ गया ना कि अगर जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पड़ेगी वहां हमेशा दिन रहेगा और वहां पर गर्मी का मौसम रहेगा, और जिस हिस्से में उसकी रोशनी नहीं पड़ेगी वहां पर हमेशा रात रहेगी, अंधेरा रहेगा और ठंड रहेगी, जिससे क्या होगा, जीवन असंभव हो जाएगा और जीवन जो है वो समाप्त होने की ओर पर निकल जाएगा, उस कगार पर आ जाएगा कि ये लुप्त हो जाएंगे। पृथ्वी की दूसरी गति होती है जो पृथ्वी के चारों ओर घूमती है, सूर्य के चारों ओर, उसको बोलते हैं परिक्रमण गति। पृथ्वी एक वर्ष में 65 यानी कि 365 दिन और 1.4 दिन में क्या करती है, घूमती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं तथा 6 घंटे को मिलाकर क्या होता है, जोड़ने के बाद में जो 6 घंटे होते हैं धीरे धीरे वो मिलाकर क्या बन जाता है, एक दिन बन जाता है। तो आप यहाँ पर इसको देखो पहले, सबसे पहले कि कौन सी जगह पर कौन सी चीजें होती हैं, क्या होता है। देखिए जब हम इस पोजीशन में आते हैं तो ये विंटर वाला पोजीशन होता है। विंटर मतलब क्या होता है, जो सर्दियों का समय होता है। यहाँ पर देखिए ये गर्मियों का समय आया है, यहाँ पर देखिए गर्मियों का, ये बरसात का समय आता है, और यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा वो समय आता है कि जो नॉर्मल समय होता है जिसमें हमारे बसंत वगैरह, बहार वगैरह आती हैं। तो ये सारी चीज़ आप याद रखना। मैं अभी आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि 22 दिसंबर को सबसे क्या होता है, बड़ा दिन होता है। 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। 23 सितंबर को क्या होता है, सबसे मीडियम दिन होता है। तो वो सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे आगे। यहाँ से हम देखते हैं कि चारों ओर प्रत्येक वर्ष के बीच 6 घंटे मिलाकर यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं। तो वो क्या होता है, एक अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने में जुड़ जाता है, जिसमें चौथे वर्ष बाद फरवरी 28 दिन के बदले क्या हो जाती है, 29 दिन की हो जाती है, जिसे हम लीप वर्ष कहते हैं। क्या होता है वो, लीप वर्ष कहते हैं। जिसमें 366 दिन होते हैं, उस वर्ष को लीप वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं, या 366 दिन में क्या करती है पृथ्वी, पूरे परिक्रमण गति करती है, उसको बोलते हैं लीप वर्ष। समझ में आया। या फिर आप बोल सकते हैं जिस माह में फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। समझ में आया। उसके बाद अगर हम बात करें कि ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है, और सामान्यतः एक वर्ष में क्या होता है, गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु में बटा हुआ होता है। तो कितने मौसम में बटा हुआ होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो पृथ्वी के जो ऋतुएं होती है कितने प्रकार की होती हैं, तो गर्मी होती है, सर्दी होती है, बसंत होती है और शरद ऋतु होती है। तो शरद ऋतु अलग होती है और सर्दी अलग होती है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से इसको आप बांट सकते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऋतुओं में परिवर्तन यानी कि जब मौसम बदलता है तो वो किस गति के कारण बदलता है, तो आप बोलेंगे पृथ्वी के चारों ओर, जब पृथ्वी घूमती है सूर्य के चारों ओर, है ना, तो वो परिक्रमण गति के कारण क्या होता है, जलवायु में परिवर्तन आता है। और अगर आपसे पूछा जाए दिन और रात कब होते हैं, तो आप बोलेंगे पृथ्वी की घूर्णन गति, जब वो अपनी ही जगह पर घूमती रहती है, तो उससे क्या होते हैं, दिन और रात होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसको एक बार थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है। एक पेंसिल और ये इस तरीके से छल्ला बनाने के लिए बोल रहा है, तो उसको आप कागज पर आराम से प्रकार की नोक से बना सकते हैं। तो ये बोलेगा कि एक तरीके से क्या है, ये पृथ्वी बन गई है, और ये देखिए आप बीच का जो केंद्र होगा वो देखिए कि कहाँ कहाँ से होगा। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। समझना कि 21 जून को कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, फिर जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका 101% क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब मैंने सीटेट का एग्जाम दिया था तो यहाँ से मेरे लिए क्वेश्चन पूछा गया, तो यहाँ से आया था। तो 21 जून को उत्तर जो गोलार्ध होता है, उत्तरी गोलार्ध, वो सूरज की ओर को झुका रहता है, और सूरज की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ से समझना कि कौन सी रेखा पर सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो इसका परिणाम ये होता है कि इस क्षेत्र में अधिक ताप होता है, ऊष्मा अधिक होती है। तो इन ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में क्या होता है, कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि यहाँ सूरज की किरणें तिरछी हो जाती है। मतलब बाकी में क्या हो जाता है, तिरछी हो जाती है, यहाँ पर क्या होता है, सीधी पड़ती है। तो यहाँ पर ऊष्मा अधिक होती है, और बाकी जगह पर क्या होता है, ऊष्मा कम पड़ती है, तो वहां पर ऊष्मा प्राप्त कम होती है।
तो उत्तरी ध्रुव सूरज की ओर झुका हुआ होता है और उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों का लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में सूरज की रोशनी प्राप्त होती है, तो इसलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम हमेशा बना रहता है। मतलब जब विषुवत है, जैसे कि ये पृथ्वी है और ये विषुवत है, तो इसके आसपास का एरिया यहाँ पर डायरेक्ट रोशनी पड़ती है इस वाले एरिया में, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, गर्मी रहती है। और यहाँ के देखा होगा, जो यहाँ के लोग रहते हैं, यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो काले होते हैं। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा दिन है कि जिसमें क्या होता है, सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है, तो आप बोलेंगे कि 21 जून। ठीक है, 21 जून को सबसे लंबा क्या होता है, दिन होता है, और सबसे छोटी क्या होती है, रात होती है। तो ये चीज़ आपको क्या करना है, नोट डाउन करके रखना है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। समझ में आया? और 21 जून को कौन सा पृथ्वी का हिस्सा झुका हुआ रहता है सूरज की तरफ, तो उत्तरी गोलार्ध झुका रहता है। तो डायरेक्ट कितने किस पर पड़ती हैं, कर्क रेखा पर पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी अधिक रहती है। उसके बाद अगर हम बात करें 22 दिसंबर की, किसकी, 22 दिसंबर को, तो 22 दिसंबर वाले दिन दक्षिणी का जो गोलार्ध होता है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होने के कारण यहाँ पर मकर रेखा पर क्या होता है, सूरज की सीधी रोशनी पड़ती है। तो सूर्य की इन्हीं किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। लंबवत मतलब डायरेक्ट पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश ज़्यादा होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातें होती हैं, और वो भी गर्मियों वाली रातें होती हैं। समझ में आया? तो यहाँ से देखिए आपका क्वेश्चन बन के आता है कि 22 दिसंबर को पृथ्वी का कौन सा हिस्सा सूरज की ओर झुका रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध झुका रहता है। सूरज की रोशनी डायरेक्ट किस पर पड़ती है, मकर रेखा पर पड़ती है। तो इसी के कारण क्या होता है, यहाँ पर छोटी रातें होती हैं और बड़ लंबे दिन होते हैं, लेकिन गर्मियों वाले। समझ में आ गया? लेकिन गर्मियों वाले दिन और वो होते हैं। तो ठीक इसके विपरीत की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, पृथ्वी की अवस्था में दक्षिणी अयांत जो कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, अयनांत कहा जाता है, दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस पर्व मनाया जाता है, और वो कब मनाया जाता है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को कहाँ पर मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। 22 दिसंबर को क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या बनाया जाता है, क्रिसमस डे बनाया जाता है। हमारे यहाँ पर 25 दिसंबर को बनाया जाता है, वहाँ पर इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़ा उस समय पे दिन होता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 25 दिसंबर को हमारे यहाँ सबसे बड़ा दिन होता है। अब बात करते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर की, किसकी, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज की रोशनी विषुवत वृत्त पर पड़ती है। किस पर पड़ती हैं, विषुवत वृत्त पर पड़ती हैं और सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है, मतलब इस पर झुका हुआ नहीं होता, इसलिए पूरी पृथ्वी में रात एवं दिन क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जब सूरज की रोशनी विषुवत वृत्त पर पड़ेगी तो 21 मार्च और कौन सा, 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। तो इसमें क्या होता है, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। कहाँ पर, 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होते हैं, यहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं, दोनों की सेम पोजीशन है। 21 तारीख को यहाँ पर क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया ही था, वहाँ पर क्या होता है, लंबे दिन होते हैं और छोटी रात होती है ना। लेकिन यहाँ पर लंबे दिन और क्या होता है, छोटी रातें होती है, लेकिन गर्मियों की रातें होती हैं। समझ में आया? बात करते हैं 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। तो 23 सितंबर ये है, तो इसमें उत्तरी गोलार्ध ये वाला है। तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत आ जाता है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, देखिए ये आपका क्या होता है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है, तो यहाँ पर क्या होता है, बसंत आना शुरू हो जाता है। 21 मार्च की स्थिति के विपरीत होता है कि उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आती है। तो इसका ये कारण होता है कि जो पृथ्वी की घूर्णन गति है और जो परिक्रणन गति है, उसी के कारण दिन और रात होते हैं, और परिक्रणन गति के कारण क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। तो इसमें क्या था, आपको यही जानना था कि कौन सी गति के कारण क्या क्या चीज़ें
होती हैं, और आपकी 23 सितंबर या फिर आपका 21 मार्च को कौन कौन सी कहाँ पर सूरज की रोशनी पड़ती है, और कौन सी दिन कौन सी चीज़ें के मतलब कौन सा गोलार्ध सूरज के पास होता है और कौन सा गोलार्ध सूरज के बैक साइड में होता है। तो जहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये मैंने आपको पूरी की तरीके से क्लियर करके बता दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, जो चीज़ समझ में ना आए मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और न्यू स्टूडेंट हैं तो आप क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि मैं जब भी वीडियो आप डालूंगा तो आपके पास में तुरंत वीडियो पहुंच जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई भी करते रहिए।